एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं सुरभि मित्तल आपके सामने हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। द टर्म हिस्ट्री, हियर देयर इज़ अ टर्म हिस्ट्री। इसमें अगर आप देखेंगे तो है हाई स्टोरी, यानी हिस्ट्री को हम एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं, एक कहानी होती है। कई लोगों को हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको उसमें बहुत सारे फैक्ट्स लगते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको सारे फैक्ट्स भी याद होंगे और आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, इन दिस चैप्टर वील डिस्कस अबाउट कि कैसे ह्यूमन ओरिजिन, जब पहली बार ह्यूमंस धरती पे आए तो वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके का उनका किस तरीके से वो अपना फूड गैदर करते थे, यानी खाना कैसे हंटिंग करके या गैदरिंग करके या खुद उगाते थे, है ना। तो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है। इस मैप में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इस मैप को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस मैप को आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट, है ना, ये उत्तरी पार्ट है, ये दिस इज़ द सदर्न पार्ट, दिस इज़ ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट, राइट। अब अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला पार्ट देखूं, ये वाला, दिस इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड यू सी सुलेमान एंड कीर्थर रेंज। आपको क्या दो रेंजेस दिख रही हैं, सुलेमान एंड कीर्थर रेंज। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि मैप ऑफ इंडिया पे अगर आपको सुलेमान और कीर्थर रेंज को लोकेट करना आ गया, तो आज ये कहाँ पे लोकेट है, आज ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में है ना। और उसमें भी अगर मैं आपको डीपली बताऊं तो पाकिस्तान का अगर आप मैप देखेंगे, उसकी प्रोविंस देखेंगे, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो दो प्रोविंस हैं जहाँ पे ये रेंजेस जहाँ से पास होती हैं। तो कीर्थन एंड सुलेमान रेंजेस कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दो रेंजेस कौन सी दिख रही हैं, विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। अब इनके बीच में एक नदी देखिए, इनके बीच में एक कौन सी नदी फ्लो हो रही है, नर्मदा रिवर। तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्या एक क्वेश्चन हो गया, नर्मदा रिवर किन दो रेंजेस के बीच से फ्लो करती है। सो योर आंसर विल बी विंध्या एंड सतपुरा रेंज। बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज नर्मदा रिवर फ्लोज। और नर्मदा कैसी रिवर है, क्या ये ड्रेन बे ऑफ बंगाल में होती है या अरेबियन सी में, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, यानी नर्मदा रिवर इधर से ओरिजिनेट होके कहाँ कहाँ जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। समझ में आ गया, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो कर रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गारो हिल्स। आप ईस्टर्न पार्ट पे ये गारो हिल्स आपको दिख रही हैं, ये कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करके जा रही है, ब्रह्मपुत्रा। इनको आप नोट्स में मैं बोल रही हूँ ना, उसको आप लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज बिटवीन गारो हिल्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर की बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो क्या है, इंडस रिवर। नॉर्थ वेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, इंडस रिवर, एंड इट हैज़ 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, आपको पता होनी चाहिए, JCR बस, ये मेरी याद करने की ट्रिक थी, JCR बस, यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक बचा है, देखिए नेक्स्ट इज गंगा। अगर आप गंगा को देखें तो किस तरीके से है, मान लीजिए गंगा है, गंगा रिवर, तो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, आपको आई थिंक ट्रिब्यूटरी का मतलब पता होगा, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं जब कोई रिवर किसी बड़ी रिवर में मिल जाती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो यहाँ से यमुना, वाई से शो कर रही हूँ, मिली, और यमुना की भी एक ट्रिब्यूटरी है चंबल, यानी चंबल यमुना में मिलती है और यमुना किस में मिलती है, गंगा में। अगर आप नीचे की ओर देखें तो गंगा में एक नदी और आके मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोन रिवर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बताऊंगी अभी, बस आप ध्यान रखिए जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ। सोन रिवर गंगा में जाके मिल जाती है, और सोन गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो देखिए गंगा रिवर किस तरीके से फ्लो कर रही है, ऊपर से नीचे ऐसे फ्लो कर रही है। तो अगर ये देखें तो ये लेफ्ट साइड हुई, ये राइट साइड हुई। अब जो सोन रिवर है वो कहाँ से आके मिली है, राइट साइड से आके मिल रही है, इसीलिए सोन क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। सो सोन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना is the tributary of Ganga, Chambal is the tributary of Yamuna. Indus has 5 tributaries, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj. And Narmada flows between Vindhya and Satpura ranges. Garo Hills is located in the eastern part of India and Brahmaputra river flows between them. ये सब समझ में आ गया आपको, यहीं पे आपको वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए ये जो चैप्टर की शुरुआत है, 6th क्लास में जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, 11 चैप्टर हैं आपके, उसमें हर एक चैप्टर की शुरुआत एक प्रश्न, एक क्वेश्चन से होती है। सो हियर अ गर्ल राशिदा आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है राशिदा का, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसने देखा कि एक लाइन है 100 ईयर्स अगो। तो राशिदा सोचती है भाई 100 यानी 100 साल पहले की बात है, तो हम ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, वॉट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स अगो। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजी यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा है तो बीच में हम जीरो को लगते हैं ना, बिल्कुल सेम हम हिस्ट्री में जीरो को टाइम पीरियड, बीच में मिडिल क्या है, जीरो। जब हम जीरो के इधर चलते हैं यानी आगे की ओर बढ़ते हैं तो टाइम एडी में या सीई में चलता है, यानी कॉमन एरा या एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। ये आगे मैं दिखाऊंगी क्या है एनो डोमिनी, अभी आप समझें, इस केवल समझने पे ध्यान दें। एडी इज एनो डोमिनी, सीई इज कॉमन एरा। जब पीछे की ओर चलते हैं तो उसको बोलते हैं बीसी या बीसीई, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, यानी जीरो वो ईयर है जब क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसको हमने ज़ीरो मान लिया। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी टाइम है वो बीसी या बीसीई में होता है, और उनके जन्म के बाद वाला टाइम विल बी टेकन इन एडी और सीई। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने एक टाइम पीरियड लिखा 200 BC और फिर 100 BC। अब आप सोचें कि क्या 100 BC पहले आया होगा या 200 BC पहले आएगा। तो सोचो ये ज़ीरो के बाद वाला टाइम है ना, BC आ रहा है यानी ज़ीरो के पीछे, तो पहले 200 आया होगा फिर 100 आएगा। समझ में आया? तो यानी कि अगर मैं आपको इसको और अच्छे से नंबर लाइन पे या मतलब क्रोनोलॉजी पीरियड के अकॉर्डिंग समझाऊँ तो अगर ज़ीरो बीच में है तो पहले 100 आएगा या पहले 200 आएगा। तो देखिए टाइम कैसे चल रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो पहले 200 BC आया, फिर 100 आया। अब जब 100 AD आएगा तो 100 AD पहले आएगा 200 AD से, लेकिन 200 BC पहले आएगा 100 BC से। समझ में आ गई ये वाली बात? क्यों? क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। तो जब हम ऐसे चल के आएंगे, मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो तो पहले कौन सा स्टेशन पड़ेगा, 200 BC वाला पहले आएगा। तो 200 BC पहले आया, फिर 100 BCE, फिर 0 यानी द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, देन 100 AD, देन 200 AD। ठीक है, तो 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 100 साल पहले क्या हो गए, अगर आज के रेस्पेक्ट में हम देखें कि आज के रेस्पेक्ट में अगर मैं मानूँ 2021 के या 2022 के रेस्पेक्ट में, तो 2021 से 100 साल पहले की बात हो रही है, 100 ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कौन जानता है पास्ट के बारे में, कौन पढ़ता है, हिस्टोरियंस पता लगाते हैं। हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में वो सर्च करते हैं। क्या लोग क्या खाना खाते थे, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे घरों में रहते थे। अब देखिए ये सब चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं ये क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्या पहना क्या खाया। देखिए जो भी हिस्ट्री होती है उसमें आज हमारा आज किस पे टिका है, हिस्ट्री पे। तो कैसे नगर
नगर नियोजन स्टार्ट हुआ, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो आज उस चीज़ का इम्पेक्ट है ना। अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आज प्रेजेंट में जो भी चीज़ है उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है ना। क्यों देश में हमारे देश को यूरोपियंस ने यानी ब्रिटिशर्स ने कब्जाया, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन आज हमें पता है तो आगे वो फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। We can find about the lives of hunter, herder, farmer, ruler, merchant, priest, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। अब इसका मतलब समझते हैं इन लाइन का। ये सब पढ़ना तो भाई सबको आता है, आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी, लेकिन समझना ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। कैसे? सबसे पहले जब धरती पे जो लोग थे उन्हें कुछ नहीं आता था, है ना। कुछ नहीं आना का सेंस क्या है कि लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। भाई उन्हें जो दिखा जानवर, उसका शिकार किया, उसको कच्चा खा लिया। धीरे धीरे आग का खोज होती है, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो उन्होंने उसको कैसे सीखा? उन्होंने उसको जला के खाना, मतलब पका के खाना सीखा। देन गैदरिंग, यानी उन्होंने फॉरेस्ट से भाई जो भी उन्हें कंद मूल फल, ये शब्द यूज़ करते हैं ना, मैंने बहुत ही आपको टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में समझाया। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल द प्लांट रिसोर्सेज दे विल गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना, उसको वो कलेक्ट करते हैं। उन्होंने उसके बारे में सीखा। धीरे धीरे उन्होंने फसलों को उगाना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर कैसे हुआ, खेती का पता चला उन्हें। उसके बाद उन्होंने कौन से जानवर को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, यानी कि उनको पालतू जानवर पाल सकते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं? अब शेर को तो नहीं पाला जा सकता, तो डोमेस्टिकेशन सीखा। जब इंसान ने एग्रीकल्चर सीख लिया, मतलब उनको खेती करनी आ गई, तो मान लीजिए अगर किसी ने बहुत सारा गेहूं की फसल उगाई है, वीट को ग्रो किया है, तो एक टाइम पे क्या होगा, पहले वो अपना पेट भरेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारी फसल ग्रो हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, यानी ट्रेड, मर्चेंट्स आएंगे, है ना। प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, अब भाई मान लीजिए हमें स्टोरेज के लिए जो भी हमारा फसल है उसको स्टोर करने के लिए भी तो हमें चाहिए, तो पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि किसमें, बर्तन जिसमें आप रखोगे, मृत भांड, राइट। पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, उस पर उन्होंने बहुत सारी डिज़ाइंस फॉर्म करे, उनके अलग अलग तरह की आप पॉटरी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, राइट। अब कहाँ कहाँ पे हमें एविडेंस मिले अर्लीस्ट मैन के, उसको हम समझेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 6 के लिए आपका बनेगा कि सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे मिला है इंसान का, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स कहाँ पे मिला है। सो द अर्लीस्ट एविडेंस विल बी फ्रॉम रिवर नर्मदा, अलॉन्ग रिवर नर्मदा आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिला है। अभी मैंने आपको लोकेशन भी दिखाई थी नर्मदा की। तो पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर, मैंने आपको बताया पहले गैदरिंग करते थे, फिर उन्होंने, अब देखिए जब वो गैदर कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रूट, रूट्स, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये भी तो पता होगा कि ये प्लांट पॉइजनस है, इसको नहीं कलेक्ट करना। तो उन्होंने क्या, उनको प्लांट के बारे में नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, तो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में नॉलेज भी है। तो अगर आप पढ़ के समझ के पढ़ेंगे तो हर चीज़, आप ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आए पेपर में, 1 लाइनर आए, 2 लाइनर आए, आप अच्छे से कर पाएंगे। और वो हंटर, क्योंकि जानवरों का शिकार करते थे इसीलिए हंटर्स भी थे। तो नर्मदा के किनारे जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला मैन का, वो क्या थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था उस टाइम पे, दे आर हंटर गैदरर सोसाइटी, हंटर गैदरर थे, और उन्हें एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, डोमेस्टिकेशन का कुछ पता नहीं था। आगे सेकंड चीज़ है, हमें सेकंड जो एविडेंस मिला है वो है सुलेमान और कीर्थर हिल्स, आपको नॉर्थ वेस्ट में मैंने दिखाई थी। यहाँ आपको सबसे पहला एविडेंस किसका मिला, यहाँ आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला, यानी खेती का। और जब खेती होगी तो डोमेस्टिकेशन भी साथ में होगा। क्यों? क्योंकि जब खेती होगी तो साथ में आप क्या रखेंगे, बुल है, आपको खेती करने के लिए क्या चाहिए, बैल चाहिए, तो डोमेस्टिकेशन भी एनिमल का साथ साथ रहेगा। तो उन्होंने गोट, काऊ और भी साथ में इस तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। और सबसे पहली फसल जो ग्रो हुई वो क्या थी, वीट एंड बार्ले। कहाँ पे हुई, सुलेमान और कीर्थर हिल में। कब हुई, आज से 8,000 साल पहले हुई। डोमेस्टिकेशन जो करते थे वो जानवर का, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, शीप, गॉट, कैटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब थर्ड जो हमें एविडेंस मिला है, जो तीसरा एविडेंस मिला है कि इंसान कहाँ सेटल हुआ, वो है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और विंध्यास, विंध्यास आपने देखे, नर्मदा, विंध्य और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे हमें थर्ड एविडेंस मिलता है। क्या? यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। और यहाँ पे सबसे पहले जो खेती हुई वो किसकी हुई थी? राइस की। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। राइस की खेती सबसे पहले कहाँ पे हुई? विंध्या के नॉर्थ में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, JCR बस ऐसे याद करेंगे आप। और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। 4700 ईयर्स अगो हमें अर्लीस्ट सिटी का एविडेंस मिलता है। किसके किनारे? इन्हीं नदी और इनकी ट्रिब्यूटरी के किनारे। यानी जो सबसे पहली सभ्यता थी भारत में, जो प्राचीन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, वो थी हड़प्पा। आगे आप पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। और हड़प्पा सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी, यानी सिटीज़ थी, ग्रामीण नहीं थी। तो अर्लीस्ट सिटीज़ कहाँ पे डेवलप हुई? आज से 47 ईयर्स अगो का मतलब, अगर मैंने अभी आपको जो BCE टाइम पीरियड बताया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 2700 BCE के आसपास, या BC या BCE कुछ भी बोलेंगे, उस टाइम पे आपको अर्लीस्ट सिटीज़ का एविडेंस मिला है। क्या आपको ये वाली बात सबको समझ में, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। आगे देखेंगे। अब जो सेकंड एविडेंस मिला है हमको सिटीज़ डेवलप होने का, पहला आपने देख लिया 2700 BC के आसपास। नेक्स्ट है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे, सोन नदी के किनारे कौन कौन सी सिटीज़? यहाँ पे आपको आज से 2500 साल पहले एविडेंस मिला है। पर आज से 2500 साल पहले सिटीज़ गंगा और सोन नदी के किनारे डेवलप हुई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे जो पहली सिटीज़ हैं वो कहाँ डेवलप हुई? तो सबसे पहली हुई इंडस नदी के किनारे। उसके बाद जो दोबारा से नगरीय सभ्यता आई, तो वो बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि आप इसे देखेंगे तो 600 BCE के आसपास दोबारा से नगरीय सभ्यता आई। और ये कहाँ पे हुई? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे हुई। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाउन था उनका, वो था मगध, जो आज बिहार में है, मगध। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल ट्रैवल्ड, लोग ट्रैवल करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये पूरा पैराग्राफ इसी पे है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप की फॉर्म में आएगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते हैं। तो आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है, अगर लोग अपनी जर्नी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सबसे पहला कारण हो सकता है लाइवलीहुड, यानी काम की तलाश में। अपने भाई पेट तो भरना है ना इंसान को, तो लाइवलीहुड, काम की तलाश में जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि पहले तो कोई इंसान ऐसा काम था ही नहीं उसके पास, लेकिन उसको भाई अपना पेट भरने के लिए फल फूल, है ना, मतलब वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ तो चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो अब एक टाइम पे अगर एक ही जगह इंसान रुकेगा तो सारी रिसोर्सेज वहाँ की क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा? दूसरी जगह। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जहाँ वो प्रेजेंटली रह रहा है वहाँ पे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, तो ऐसी केस में भी वो किसी नई जगह में जाएगा। तो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए दूसरी जगह जाएगा। तीसरा कारण क्या है? मर्चेंट्स, जो लोग ट्रेडर्स होते हैं, यानी व्यापारी होते हैं, वो तो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। चौथा पॉइंट, रिलीजियस टीचर, हमने प्रीस्ट देखे थे अभी शुरू में, है ना, यानी पुरोहित, तो वो अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, भाई हम आप आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, तो वो कब फैलेगा? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह उसके अपने उपदेशों को देंगे जाके, है ना। तो रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो इन सब की वजह से क्या होगा? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो उनमें शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी होंगे, यानी आपस में विचारों का आदान प्रदान भी होगा। तो ये सब आप पॉइंट्स में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारी जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसके बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। इंडिया सुना है, भारत आपने नाम सुना है ना, हिंदुस्तान
आपने नाम सुना है। तो ये सब नाम कैसे आए? तो पहले देखिए, इंडिया का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आप आर्टिकल 1 देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसमें भी बोला है इंडिया, दैट इज़ भारत। तो इंडिया और भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो नाम यूज़ हुए हैं। तो ये कैसे ये नाम आए उसको हम समझेंगे। तो इंडिया जो शब्द है ये इंडस से आया है। इंडस यानी सिंधु नदी, जो संस्कृत का शब्द है। जब भारत पे आक्रमण हुआ तो सबसे पहला आक्रमण भारत पे ईरानियन यानी ईरान से आए लोगों ने, जिनको हम पर्शियंस भी बोलते हैं, ईरानियन इन्वेशन हुआ। और उसके बाद आए थे ग्रीक। एलेक्जेंडर का आपने नाम सुना होगा। एलेक्जेंडर बाद में आया ईरानियन के बाद। तो जो ईरानियन और ग्रीक्स भारत पे आक्रमणकारी थे, जब ये इन्वेडर्स आए बाहर से, तो इन्होंने देखा कि इंडिया तो भाई इंडस के कहाँ सिचुएटेड है, इंडस के जितना भी ईस्ट में एरिया है वो सारा इंडिया है। तो उनको भाई उस टाइम पे इनका फॉरेन एक्सेंट था, इनको बोलना नहीं आया, तो इन्होंने इंडस को क्या बोलते थे, इंदोस और इंदोस ऐसे करके बोले। तो उसी से नाम क्या बन गया, इंडिया। तो द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो, एंड वर फेमिलियर विद इंडस। दे वर फेमिलियर विद इंडस। उनको इंडस का पता था, लेकिन उनका जो बोलने था वो क्या बोलते थे उसको, हिंदोस और इंदोस। तो उसी से नाम आया इंडिया। और भारत नाम कैसे पड़ा? जब आप ऋग्वेदिक टाइम को पढ़ेंगे तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब थी इंडिया में। भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद। तो जो अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत में थी उसमें भारत एक ट्राइब थी, एक ट्राइब। आप, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, तो बस इतना समझें कि वहाँ से उस ट्राइब के नाम पे भारत नाम पड़ा है। आगे देखेंगे मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, व्हाट आर मेन्यूस्क्रिप्ट। सो मेन्यूस्क्रिप्ट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, मेन्यू एंड स्क्रिप्ट। मेन्यू मीन्स हैंड, जो चीज़ हाथ से लिखित है, हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई है, वो मेन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैन्यू। लेटिन कहाँ की लैंग्वेज है? ये इटली, रोमन एम्पायर, रोम की है ना लैंग्वेज थी। तो वहाँ से ये शब्द आया है मेन्यूस्क्रिप्ट। और ये किस पे लिखी जाती है? मेन्यू यानी हाथ से लिखी, लेकिन किस पे लिखी जा रही है? पाम लीफ पे। और ये लीफ कहाँ पे मिलती है हमें? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन हिमालय। ठीक है। अब ये मेन्यूस्क्रिप्ट हमें क्या बताती है और ये कहाँ पे रहती है? मेन्यूस्क्रिप्ट हमें एक तरीके की सोर्स है, अगर हमें हिस्ट्री को जानना है। जैसे राष्ट्रीयता का शुरू में क्वेश्चन था कि हमने कैसे जान पाए कि भाई 100 साल पहले क्या हुआ था। तो वी केम टू नो अबाउट आर पास्ट थ्रू मेन्यूस्क्रिप्ट, थ्रू इंस्क्रिप्शंस, थ्रू एक्सकवेशन। 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है मेन्यूस्क्रिप्ट, यानी मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है? जो हाथ से लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? पत्तों पे लिखे गए हैं। दे आर रिटन ऑन द लीव्स, पाम लीव्स। और ये कहाँ पे प्रिजर्व्ड है? टेम्पल और मोनास्ट्रीज में। इनमें क्या क्या मेंशन होता है? इनमें भाई अब जब ये टेम्पल में, तो वहाँ टेम्पल का क्या रिलीजियस बिलीफ थे, लोग अपने धर्म के बारे में राजा लिखवाता होगा, वो लिखा है। कैसी किंग की लाइफ थी, कैसी मेडिसिन, साइंस, या वहाँ के नॉर्मल लोगों के बारे में भी हमें पता चलता है। एपिक्स, पोएम्स, प्ले, दे आर इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल। अब इन मेन्यूस्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन्यूस्क्रिप्ट की लैंग्वेज संस्कृत भी हो सकती है, प्राकृत उस टाइम पे आम लोगों की बोली, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, राइट। तमिल में भी ये मेन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएगा मेन्यूस्क्रिप्ट, व्हाट इज़ मेन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, किस लैंग्वेज में थी, कहाँ पे ये पाई गई हैं, है ना। जैसे ये प्रिजर्व्ड हैं टेम्पल में, मोनास्ट्री में, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? ये सोर्स है हिस्ट्री का, हमें हिस्ट्री के बारे में इनसे पता चलता है। अब नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। सेकेंड सोर्स क्या है हिस्ट्री को जानने के लिए? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आपको बहुत से लोग बता देते हैं कि जो चीज़ भाई पत्थर पे लिखी है वो इंस्क्रिप्शन है, लेकिन पत्थर पे नहीं। अगर कोई भी चीज़ हार्ड सरफेस, किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर बात लिखी गई है तो वो इंस्क्रिप्शन में आएगी। अब वो हार्ड सरफेस चाहे स्टोन हो, चाहे वो कॉपर प्लेट हो, चाहे वो पॉटरी हो, एनीथिंग। सो
These are the writings on relatively hard surface such as stone, any metal. ठीक है, अब ये इंस्क्रिप्शंस मेनली किंग्स लिखवाया करते थे अपनी, अब मान लो किसी राजा ने कोई लड़ाई लड़ी और जीत गया तो वो अपनी उस प्रशंसा में वो इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया करते थे. तो समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, या किंग को कोई ऑर्डर देना है तो वो भी इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया जाता था. ठीक है. मैन एंड वेमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. बहुत देखिए कॉमन पीपल के लिए भी इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन बहुत कम कॉमन पीपल हैं जिन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई. ज़्यादा राजा ने ही अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी. ठीक है, अपनी विक्ट्रीज क्या क्या उनकी जीत हुई उसके बारे में. नेक्स्ट आप देखते हैं. थर्ड मैंने बताया एक्सकावेशन या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. एक्सकावेशन मतलब होता है खुदाई. तो जो हमें साक्ष्य खुदाई से मिलते हैं, जो भी एविडेंस हमें एक्सकावेशन से मिलते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो भी खुदाई से जो भी मटेरियल मिल रहा है उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर. अब आपने सांची के स्तूप का नाम सुना है ना, या आपने अभी न्यूज़ के अंदर आपने इतना देखा कि कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का इशू है ना वहाँ, कि वहाँ सर्वे किया जाएगा, या कई बार खुदाई की जाती है. जैसे बाबरी मस्जिद वाला था तो वहाँ खुदाई की गई. तो ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिस्ट. और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है जहाँ जो एक्सकावेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये एक्सकावेट करते हैं. अब मान लो खुदाई करके हमें बहुत सारे वेपन मिले, टूल या पॉट्स मिले. ठीक है, आभूषण मिले, कॉइन्स मिले, तो उनकी स्टडी की जाती है, उनको पढ़ा जाता है, देखा जाता है. ये सब है. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स. अब भाई जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स भी मिले हैं, क्योंकि बोन्स तो भाई कभी डीके नहीं होंगे, है ना. तो बर्ड्स के या फिश के, तो उनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि भाई लोग ऐसे फिश के बोन हैं तो वहाँ उस टाइम पे फिशिंग होती होगी, लोग खाते होंगे उसको, या बर्ड्स के बोन मिले तो. If seeds of grain or pieces of woods have been burnt, they survive in charred form. Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. देखिए जो वर्ड है सोर्स, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो मेरी सोर्स क्या रहेगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो स्क्रिप्ट थी, जो हमें उनमें स्क्रिप्ट मिली है, कॉइन्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, वो आज तक पढ़ा नहीं गया. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए भी सोर्स क्या है? वहाँ से खुदाई में निकली चीज़ें, एक्सकावेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सोर्स हैं. अब मैं बात करूँ अशोक को मुझे पढ़ना है, अशोक एम्परर को पढ़ना है, तो उस टाइम पे मेरे पास जानने के लिए सबसे अच्छी सोर्स क्या है? लिटरेरी सोर्स. मेरे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, मेरे पास इंस्क्रिप्शंस हैं और अर्थशास्त्र बुक है चाणक्य की. तो ये सोर्स हैं जिनसे हमें उस बारे में, उस एरा के बारे में पता चल रहा है. समझ में आया सोर्स मतलब? अब यहाँ पे एक टर्म है पास्ट. यहाँ पे पास्ट ना यूज़ करके क्या यूज़ किया गया है? पास्ट प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है. तो ऐसा क्यों है? तो देखिए सबके लिए पास्ट अलग अलग है. अगर मैं राजा के लिए, राजा के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो पास्ट अलग है. कॉमन पीपल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पास्ट अलग है, और मर्चेंट ट्रेडर्स की रिस्पेक्ट में देखूं तो पास्ट अलग है. तो इसीलिए द लाइव्स ऑफ हर्डर, फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन. लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम क्राफ्ट पर्सन. तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इस टर्म को यूज़ किया है. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग्स में ये चीज़ मेंशन भी है, तो आपको पढ़ने में एक बार देख लीजिए. BC इज़ बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, CE इज़ कॉमन एरा, BCE इज़ बिफोर कॉमन एरा, और BC ये दोनों एक ही टर्म है. ठीक है. फिर है BP यानी बिफोर प्रेजेंट. बिफोर प्रेजेंट भी सेम है, आज से पहले के लिए यूज़ होगा. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. ये देखिए ये आधे से ज़्यादा में बच्चे गारंटी कर सकते हैं जो उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में. एक एग्जाम्पल है, हिंदी में आप अ ऐसे लिखते हो, इसको पढ़ती मैं अ हूँ, ये आ, लेकिन ये लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन ये लिखा जो है ऐसे ही लिखा जाता है. ये क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट में है. तो इसीलिए लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर होता है. स्क्रिप्ट मतलब उसे लिखने का तरीका, और लैंग्वेज यानी भाषा. तो दोनों चीज़ में अंतर है. अब डिसाइफरमेंट क्या होता है? डिसीफरमेंट, अगर आप
को अ पढ़ पा रहे हैं, आपने इसको पढ़ना सीख लिया कि ये ऐसे पढ़ा जाएगा। तो जब हम किसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस टर्म को हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिफरमेंट। तो मैंने आपको ये बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी कॉइन्स के ऊपर हमें इमेज मिली है, जो भी लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक है, उसमें पिक्चर्स मिली हैं, उनको अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो यानी उसको डिसाइफर नहीं किया गया, उसको अभी समझा नहीं गया। और जिस दिन समझ लिया जाएगा, आपके लिए हिस्ट्री का टास्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक आपका बॉक्स है, इसी चैप्टर में एक बॉक्स है, कई बार बच्चे उसको छोड़ देते हैं कि पेपर में उससे नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। रोसेटा इज़ अ टाउन इन नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह है रोसेटा। इसका मैं एसेंस बता देती हूँ, उस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। इजिप्ट में एक जगह है रोसेटा, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो 3 लैंग्वेज में है। उसमें 3 लैंग्वेज यूज़ हुई हैं। कौन सी? ग्रीक, और 2 फॉर्म्स हैं, इजिप्शियन लैंग्वेज है, उसी की 2 फॉर्म्स और ग्रीक लैंग्वेज यूज़ हुई है। और यहाँ पे एक वर्ड है कार्टोश। तो किंग्स एंड क्वींस को जो फ्रेम के अंदर दिखाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोश बोला गया है। इसमें बताया गया है कि लॉयन के लिए एल से रिप्रेजेंट किया गया है इंस्क्रिप्शन में, बर्ड को ए से दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये धीरे धीरे करके इनको डिसाइफर किया गया, इनको समझा गया है कि भाई लॉयन के लिए एल यूज़ किया है। इसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस को रीड करके समझा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इससे बस आपसे एक ही चीज़ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, उसमें जो पिक्चर्स दी गई हैं ना, उनको ध्यान से देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन पोस्ट your doubt in comment section, and don't forget to subscribe, like, comment and share the video. Thank you.